जय महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो कक्षा 6 से लेके 12वीं तक के सामाजिक अध्ययन के जो भी सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें हमारे साथ सीखने के लिए, बहुत अच्छे से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज हम उसी क्रम में सबसे पहला चैप्टर जो है क्लास 6 के हिस्ट्री का, हमारे अतीत जो पहला मतलब भाग है इतिहास का क्लास 6 में, आज उसके पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय है अध्याय 1। अध्याय 1 है क्या, कब, कहां और कैसे। ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसमें यह पाठ शुरू होता है रसीदा नाम की एक लड़की से। तो यह कहती है कि यह रसीदा बैठे अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। तो यहीं से इस पाठ की शुरुआत होती है कि अतीत को जानने के लिए हम किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम उन्हें जान पाते हैं, क्या होती है उसके स्रोत और क्या तरीके हैं उनको जानने के। तो इस पाठ का मेन उद्देश्य यही है कि हम पीछे के चीजों को जो बीत चुकी है 100 साल, 200 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, तो उन चीजों को, उन बातों को, उन घटनाओं को हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो उसी के बारे में यह चैप्टर है। तो देखिए, इसमें जो मेन चीजें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, और जो मेन जानकारियां हैं इसको हम आपको बता दे रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि आखेटक, जो जो शब्द है पहले उनको समझिए। आखेटक किसे कहते हैं? आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकारी या शिकार करने वाला जो होता है उसे आखेटक कहा जाता है। पहला शब्द इसमें आपको ये मिलेगा। दूसरा मिलेगा कि पशुपालक, ये तो सभी जानते हैं, जो पशुओं का पालन करते हैं, पशुओं का पालन करने वाला। कृषक, कृषक मतलब कृषि करने वाला या खेती करने वाला। किसान जो होता है कृषक होता है। अगला इसमें है शासक। यह शब्द है शासक। शासक मतलब जो राज्य करता है या शासन करता है उसको शासक, शासन करने वाला। अगला शब्द है इसमें व्यापारी। व्यापारी किसे कहते हैं? जो व्यापार करता है, जो वस्तुओं को खरीदता बेचता है उसे व्यापारी कहते हैं। और इसमें अगला शब्द है पुरोहित। पुरोहित, पुरोहित का मतलब है जो धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी रखता है और उस जिस धर्म का पुरोहित है उस धर्म से जुड़ी जानकारियां रखता है, उसके बारे में जो मान्यताएं हैं वो बताता है उनके बारे में, तो उसे पुरोहित कहा जाता है। अगला है शिल्पकार। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो देखिए शब्द यहाँ है शिल्पकार। शिल्पकार किसे कहते हैं? जो पत्थर की कलाकृतियां बनाता हो, पत्थर से मूर्तियां बनाता हो या कोई और चीज बनाता हो, स्तंभ बनाता हो या कोई इमारत बनाता हो पत्थरों से, तो उस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें शिल्पकार कहते हैं। अगला शब्द है कलाकार। कलाकार किसे कहते हैं? जो कोई मतलब जैसे नाटक में काम करने वाले को कलाकार कहते हैं, कोई चीज बनाने वाले, किसी तरह का गुण रखने वाले को उसे कलाकार कहा जाता है, जो अपनी कला के माध्यम से किसी घटना को या किसी स्थिति को प्रकट करता है। अगला सवाल, अगला शब्द है संगीतकार। संगीतकार किसे कहते हैं? जो संगीत से जुड़ा हो, संगीत को गाता हो, उसके बारे में जानकारी रखता हो, उसे बनाता हो, तो ये जो माने गाना गाने वाले को संगीतकार कहते हैं, संगीत बनाने वाले को। ये हो गया। आगे शब्द है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक किसे कहते हैं? जो रिसर्च करता हो, खोज करता हो, जो किसी चीज का आविष्कार करता हो, जो हमारी जरूरतें हैं उनको, हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो नए नए उपकरणों की खोज करता है, आविष्कार करता है, उन्हें वैज्ञानिक कहते हैं।
ठीक, तो कैसे पता लगाएं, इसके लिए दिया गया है कि जैसे पिछली चीजों को हम जानने के लिए, जो चीजें बीत चुकी हैं उनको जानने के लिए हम टेलीविजन में देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं या किताबों में पढ़ते हैं, तो एक तरीका हुआ जानने का। या कुछ लोग जो पहले जमाने के हैं, जो जैसे अगर 70-80 साल पहले, 100 साल पहले जो चीजें बीत चुकी हैं, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उनके बारे में जानने के लिए कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जिन्हें शायद उनकी स्मृति हो, उन्हें याद हो सारी चीजें, तो हम उनसे बात करके जान सकते हैं। और क्या तरीके हैं, आगे देखिए। इसके बाद कि लोग कहाँ रहते थे, तो आरंभिक जो मानव था, मतलब जब मानव बसने लगा कहीं पर, तो इसमें दिया गया है कि वह नर्मदा नदी के तट पर बसा था पहली बार। तो कई लाख वर्ष पहले, इसलिए कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। कहां पर, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट के आसपास में लोग पहले बसना शुरू किए लाखों वर्ष पहले। तो एक और शब्द है इसमें, संग्राहक। संग्राहक का मतलब होता है संग्रहण करने वाला, जैसे खाद्य वस्तुओं का, अनाजों का, कुछ और चीजों का जो संग्रह करता, जो जुटा के रखता, उन्हें संग्राहक कहते हैं। ठीक है, तो लोग बसना सबसे पहले बसना कहाँ शुरू किए थे, नर्मदा नदी के तट पर, लाखों साल पहले। ठीक है, उसके बाद आगे आइए। आप इसमें देखेंगे भारत का नक्शा है, और इसके इस तरफ देखिए, ये कागज पर जो होता है, यहाँ देखिए, कागज पर ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और राइट साइड में ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इस तरह से ये देखिए भारत का नक्शा है, ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण, इस तरफ दाहिनी तरफ पूरब है, और बाईं तरफ पश्चिम है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में जाएंगे, यहाँ देखिए पूरा पाकिस्तान है, और उसके बाद उसी से लगा अफगानिस्तान है। तो कह रहा है कि इसमें अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो गेहूं और जौ जैसी फसल कहां सबसे पहले उपजाई गई थी, तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के पास में, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ये पहाड़ियां कहाँ हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां, यहां लिख दे रहे हैं। चलिए, कौन कौन से पहाड़ हैं, तो सुलेमान और किर्थर, ये दो पहाड़ हैं जहां पर सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना सबसे पहले यहीं आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो पाला गया था, जो जानवर था, वो कुत्ता था। सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर, सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, तो कुत्ता था। कुत्ते को पाला गया था सबसे पहले, फिर उसके बाद भेड़, बकरी और सारे जानवर पाले गए। तो सबसे पहले किसको पाला गया था, कुत्ते को पाला गया था। ठीक है, आगे उसके बाद कह रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो, यहां देखिए इस तरफ, ये उत्तर है, दक्षिण, पूरब, पूरब और उत्तर के साइड में इस तरफ जो मेघालय, मिजोरम, ये सारे राज्य जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर इनके बीच में कह रहा है गारो पहाड़ी, यहाँ पर है देखिए गारो पहाड़ी, और कह रहा है मध्य में विंध्य पहाड़ी। विंध्य पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इस बीचों बीच पड़ता है भारत के। तो कह रहा है कि यहाँ पर आप देखिए इनको, और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था, चावल
चावल, गारो तथा विंध्य पहाड़ियों के मध्य। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? तो गारो और विंध्य पहाड़ी। आपने गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियों का नाम सुना होगा, तो मेघालय में पड़ता है। तो ये गारो पहाड़ी कहाँ? मेघालय में पड़ता है। गारो खासी जयंतिया 3 ऐसे पर्वत हैं जिनके बीच में जब मानसून घुसता है तो तीनों पहाड़ों से लड़कर सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। तो इसीलिए मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मासिनराम मेघालय में। तो ये गारो पहाड़ी वही है। गारो और विंध्य पहाड़ी के बीच में सबसे पहले यहाँ पर चावल उपजाया गया था। ठीक है, आगे देखिए आप। कह रहा है कि उसके बाद मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। मानचित्र यहाँ देखिए, सिंधु नदी यहां से निकलती है, यहां से, ये देखिए यहां से निकल रही है सिंधु नदी। और उसके बाद ये सिंधु नदी आगे आती है पाकिस्तान से बहते हुए, यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। और इसी में भारत से जाने वाली ये सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, ये सारी नदियां मिल जाती हैं। और अफगानिस्तान से काबुल नदी आके इसमें मिल जाती है। तो ये सारी नदियां फिर मिलते मिलते सिंधु नदी में जाके मिल जाती हैं, और ये सिंधु नदी जाके लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है। तो कह रहा है कि इन पहाड़ियों को और इन नदियों को देखिए, जो कि सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं। कह रहा है यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। मतलब इन्हीं नदियों के किनारे सबसे पहले नगर बसाए गए थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। तो पहले सबसे पहले नगर कहाँ बसे थे? तो गंगा और इसकी तटवर्ती जो नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां, गंगा नदी देखिए यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलते हुए फिर यमुना मिलती है, यमुना के बाद चंबल नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है, और भी सारी नदियां मिलते मिलते यह जाके बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 2500 वर्ष पूर्व पहले गंगा नदी के किनारे ये सारे नगर बसे थे। नगरों का विकास कहाँ हुआ था? तो गंगा नदी के तट पर, यहाँ इसके आसपास इससे जो सहायक नदियां हैं उनके तट पर। ठीक है, आगे उसके बाद कह रहा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। बीच बीच में से एनसीईआरटी में सवाल दिए रहते हैं, तो आप इन्हें जब पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आगे देखिए, हमारे देश का नाम भारत, इंडिया, ये सब कैसे पड़ा? तो इसके बारे में कह रहा है कि पहले ईरानी और यूनानी लोग जब आते थे, मतलब जब भारत आए, तो उन्होंने वो ह को स पढ़ा करते थे। तो जो सिंधु नदी थी उसको वो लोग हिंदू पढ़ते थे, और हिंदू के यानी हिंदू नदी के पास यानी सिंधु नदी के पास वाले क्षेत्र को सिंधुस्तान कहा जाना चाहिए। तो वो लोग हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तान धीरे धीरे उस तरह से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। फिर जो सिंधी थे वो हिंदोस या इंडोस कहते थे, तो इससे इंडिया पड़ गया, यूनानी जो लोग कहते थे। और भरत जो नाम पड़ा है वह महाभारत में आपने भरत नाम के राजा का नाम सुना होगा। तो उन्हीं के नाम पर जो शांतनु नाम के कोई राजा थे, तो उनके पुत्र थे, तो उनके नाम पर यह नदी मतलब देश का नाम भारत पड़ा है। जिसके बारे में आपको ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलेगा। और आगे देखिए, अतीत के बारे में कैसे जाने? तो अतीत के बारे में जानने के लिए आपको कई जगह ऐसे पहाड़ों में, गुफाओं में, या बिहार में, या बिहार मतलब होता है जहां पर वो जैसे ईसाई बौद्ध धर्म या जैन धर्म के लोग जहां पर रहते थे, जिन पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में, उसे बिहार कहा जाता था। तो वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि पांडुलिपियां मिलती है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो पेड़ की छाल पर जो लिखा जाता है हाथ से, उस तरह के जो प्रतिलिपियां हैं उसे पांडुलिपि कहा जाता है, जो कि लकड़ी के छाल से या उनके पत्तों पर, ताड़ के वृक्षों पर ऐसे उन पे लिखा जाता है। तो वे मिलते हैं जिससे हमें उस समय की जो स्थिति थी भारत की या किसी और जगह की, उसके बारे में उसमें लिखा रहता है। तो कुछ कुछ तो कीड़े खा गए हैं, कुछ जो बचे हैं वे सड़ गल गए हैं, और कुछ उसमें शेष बचे हैं जो हमारे पास मिले हैं, जो कई म्यूजियम में भी रखे रहते हैं, भारत के पास, सरकार के पास भी है। तो सारी चीजें जिससे हमें जानकारी मिलती है उसके बारे में। आगे देखते हैं,
आगे एक है अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख के बारे में हमने नहीं बताया था आपको। अभिलेख किसे कहा जाता है? अभिलेख जब हम किसी कठोर धातु या शिला या धातु या पत्थर पर जब हम कुछ लेख लिखवाते हैं तो उस लेख को क्या कहा जाता है? उस पूरे, जैसे मान लीजिए यही किसी धातु या पत्थर का हो और इस पे हमने कुछ दिशा निर्देश लिख दिए हैं, कुछ कुछ बातें इस पर लिख दी गई हैं, तो इस पूरे बोर्ड को क्या कहा जाएगा? अभिलेख कहा जाएगा। ठीक है, जब यह किसी धातु या पत्थर का बना होगा तब। ठीक है, आगे एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताई गई यहाँ कि जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से मिलकर बनी होती है, और जब हम कुछ लिखते हैं या जब हम कुछ पढ़ते हैं तब हम बोलते हैं, तब हम क्या करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तो लिपियों का प्रयोग करते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे और भी चीजें जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये सारी चीजें जो खुदाई में या पुरातत्वविद को मिली हैं जांच करते समय, किसी जगह की खुदाई करते समय, तो ये सारी चीजें इनसे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग, उस समय की संस्कृति क्या थी, उस समय क्या चलन में था। तो इस तरह के सिक्के भी मिले हैं। तो कह रहा है कि यहाँ 47 वर्ष पूर्व एक चांदी का पुराना सिक्का मिला है, ये वाला, और यही सारी चीजें हैं। देखिए, प्राचीन नगर में पात्र, ये वाला पात्र, इस तरह के जो हजारों साल पहले की चीजें अभी भी मिलती रहती हैं। आगे कह रहा है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब पांडुलिपि के बारे में हमने बता दिया क्या होता है, अभिलेख के बारे में बता दिया, पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व उसे कहते हैं जो किसी इमारत का, किसी हथियार का या किसी अन्य चीज का जो अवशेष बचा होता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। पुरानी चीजों का जो अवशेष बचा रहता है उसे पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, आगे इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो प्राचीन वस्तुओं का या पुरातात्विक सामानों का, चीजों का जो अध्ययन करके हमें अतीत के बारे में बताते हैं, पिछली घटनाओं के बारे में बताते हैं, पीछे जो चीजें बीत गई हैं उनके बारे में बताते हैं, जो उनका अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। आगे है, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बीसी और सीई के बारे में दिया, मतलब कि डेट कब से कब तक लिया जाता है उसके बारे में है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए आप, और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। बीसी, बीसी का मतलब क्या? जब डेट में ऐसे बीसी लिखा जाता है जैसे 560 बीसी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। और बीसीई, बीसीई का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट ईरा। बिफोर क्राइस्ट ईरा यानी मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था, ईरा था, उसे बीसीई कहते हैं। सीई कैसी किसे कहते हैं? सीई, सीई का मतलब होता है क्राइस्ट ईरा। क्राइस्ट ईरा यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। और एडी किसे कहते हैं? एडी का मतलब होता है एनो डामिनी। एनो डामिनी, एनो डामिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के ठीक उस समय से जो समय चल रहा है, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो समय चल रहा है वो एनो डामिनी है, या जिसे सीई कहते हैं, क्राइस्ट ईरा कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें जो उपयोगी शब्द हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि। और जो मुख्य तिथियां हैं कि कृषि का आरंभ कब हुआ, तो 8000 साल पहले। कहाँ हुआ, तो जो सुलेमान और तीर्थर पहाड़ियां हैं उनके आसपास में, उस क्षेत्र में। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता में नगर कब बसना शुरू हुए थे, तो 4700 साल पहले बसे थे।
गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य। तो गंगा घाटी तथा उसके जो सहायक नदियां, उसके आसपास जो नगर बसे थे वो 2500 वर्ष पहले बसे थे। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। और जो नगर बसा, नगरों में जो सबसे बड़ा पहला राज्य बसाया गया, सबसे बड़ा राज्य जो बना, उसे मगध कहा जाता है। मगध जो अब बिहार में पड़ता है। ठीक है ना। तो पहले अध्याय में यही सारी चीजें थी, आप इसे पढ़ेंगे तो और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो अगला अध्याय पढ़ने के लिए और भी इतिहास के बाद भूगोल, अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।